जिस आदमी ने मौत देखी हो वो इनसे क्या डरेगा। देखिए, फांसी सजा तो खुद एक पेन होता ही है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब बाजू में ही फांसी का तख्ता भी मौजूद हो और उसके रिपेयरिंग की आवाज़ें भी आती हों। और जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक की गई वो था एक्चुअल में CDR, जो अगर मिल जाता हमको शुरू में तो उसको कोर्ट अच्छी तरह से मान लेता और हमको उस वक्त बरी कर देता। कहते हैं कि आइडियाज़ जो है बनते बनते आते हैं दिमाग में, तो आइडिया आते गए और मैंने हर तरह से जो है RTI एप्लीकेशन करते गया, तो इस तरह कई इन्फॉर्मेशन जो है हासिल होती गई। लेकिन पोएम्स के अंदर काफ़ी कम लोगों ने लिखा है। अगर पोएम के अंदर लिखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों के लिए रहेगा। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जा देता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगुनाह पहलू चैनल में आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले दिनों से 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट केस में 22 को करीब होने वाले कैदियों की सीरीज आपके सामने ला रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। हम इस वक्त महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में हैं, जहाँ पर एक प्रिजन लिटरेचर एक किताब है हॉरर सागा नामी, उसका इजरा कल इस शहर में हुआ। और यूपी से इस केस के जो मुलजिम रहे हैं, जो बाइजर बरी हुए हैं, शाम सिद्दीकी, वो इस किताब के इजरा के लिए औरंगाबाद आए और हमने मौका गनीमत जानते हुए उनका इंटरव्यू लेने का सोचा। आज हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बातचीत करेंगे। आप जब कैद में थे उस वक्त इसका इजरा मुंबई में हो चुका था, और अब आप बाहर आए हैं, इसका इजरा कल हुआ। पुलिस ने इसमें बहुत सारे अड़चनें भी पैदा करने की कोशिश की, उन सबके बावजूद आप अपनी इस जेल गुजरात के इजरा में मौजूद थे। आप इस पूरा प्रोग्राम को, इस रुदात को या इस इजरा को किस मसरत के साथ देख कैसा फील कर रहे हैं? इसमें ये किताब जब मैंने लिखा था तो मैं सोचा नहीं था कि ये किताब काफ़ी मकबूल हो जाएगी और काफ़ी फेमस होगी, या इसके बारे में काफ़ी लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होगा। जब बाहर आया तो इस किताब के बारे में काफ़ी लोगों ने इस पर रिव्यू लिखा है, और इजरा करने के लिए काफ़ी लोगों ने, कई शहरों से लोगों ने बातें की हैं। जब यहाँ पे इजरा का प्रोग्राम रखा गया तो मुझे जब मालूम पड़ा तो मैंने, हालांकि निकलना बहुत मुश्किल था वहाँ से, लेकिन फिर भी मैंने रजामंदी जाहिर की कि नहीं, मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो उस प्रोग्राम के अंदर एक और ताकत आ जाएगी। और यहाँ पर आया मैं, और पुलिस तो का काम तो है अड़चन पैदा करना, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। खैर, अब 19 साल के बाद जब जेल से बाहर आए हैं तो उनसे कोई डर के या कुछ और चीज़ करके कहीं नहीं जाना, ये तो मुश्किल है अब, क्योंकि जिस आदमी ने मौत देखी हो वो इनसे क्या डरेगा। आपको RTI एक्टिविस्ट के तौर पे लोग दुनिया जानती है, और इस हैसियत से जानती है कि 7/11 केस में आपने बहुत सारी, कहते 6000 के करीब आपने RTI की और उसकी इंफॉर्मेशन निकाली। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में एक्ट होता है, 2006 में आप अरेस्ट होते हैं और आप जेल में जाते हैं। पहला ख्याल आपको कैसे आया, पहली RTI आपने कैसे की कि हम इसको एज ए डिफेंस भी यूज कर सकते, वो मेरा बताइए। असल में 2006 में तो कस्टडी हमारी हुई, जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद जेल अथॉरिटीज़ ने ट्रांसफ़र कर दिया, तो उतना मौका मिला नहीं पढ़ने वगैरह का। 2007 में जब केस की शुरुआत होने की हुई, चार्ज फ्रेम वगैरह हो गया, और उसके बाद एक विटनेस मिलाने की बात चल रही थी, और उसमें हम लोग का ऑब्जेक्शन था कि केस चलाओ मत जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता है। तो उस वक्त मेरी नज़र से RTI की बुक भी गुजरी, और मैंने उसको पढ़ने के बाद सोचा कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहली RTI जो मैंने की थी वो माटुंगा पुलिस लॉकअप के लिए की थी, कि मुझे उसकी लॉकअप डायरी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं उस वक्त लॉकअप में था जब DCP का कहना है कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो लॉकअप डायरी मुझे मिली, जेल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आई, और उसमें यह था कि मुझे कब मुझे लॉकअप में डाला गया और कब निकाला गया। तो इससे साबित होता है कि मैं DCP के सामने गया नहीं था, मुझे ले जाया नहीं गया था। तो DCP जो एविडेंस बोल रहा है उसको झूठा साबित करने में उससे मदद मिलेगी मुझे। फिर मैंने वो RTI एप्लीकेशन जब कोर्ट में फाइल की, तो ये पहला जो सबूत मेरे हाथ में आया, इससे मेरा एक हौसला बढ़ा कि मैं और भी सबूत जमा कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि आइडियाज़ जो है बनते बनते आते हैं दिमाग में, तो आइडिया आते गए और मैंने हर तरह से जो है RTI एप्लीकेशन करते गया, तो इस तरह कई इन्फॉर्मेशन जो है हासिल होती गई। ये जो DCP की इंफॉर्मेशन और ये RTI का ये दरअसल खोल के बताइए, समझा नहीं। इसमें DCP का कहना था कि उसने 6 अक्टूबर को मेरा कन्फेशन रिकॉर्ड किया है, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2-2:30 बजे तक। लॉकअप डायरी ये बताती है कि मुझे
6 तारीख को जब लॉकअप में सुबह डाला गया 9 बजे, तो उसके बाद 7 तारीख को डायरेक्ट निकाला गया था। तो डीसीपी ने जो 6 और 7 तारीख को जो प्रोसीडिंग की है सुबह के वक्त, उस वक्त मैं लॉकअप में था। तो इससे डीसीपी की वो एविडेंस झूठा होता है कि उसने उस वक्त जब मैं लॉकअप में था तो मैं उसके ऑफिस में नहीं हो सकता। तो उसने मेरा कन्फेशन जो कह रहा है कि रिकॉर्ड किया, वो बात झूठी है। हम आपको बता दें कि कन्फेशन जो रिकॉर्ड होता है, जिस तरह मैंने बताया कि डीसीपी और आरटीआई को है, उसी तरह से एक मामला है किसी केस के अंदर गंभीर अंसारी, उनका भी इंटरव्यू हम आपके सामने लेंगे। उनके बारे में बता दूं कि उनका जिस डीसीपी ने कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, वो ये कह रहा है कि खास दिन, मखसूस दिन, फला फला दिन उसने किया है। लेकिन आरटीआई से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये साबित हो रहा है कि उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की ड्यूटी पर वहां गए हुए थे और वो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए अपने ऑफिस में मौजूद थे। तो इस तरह से इस केस के अंदर बहुत झूठ बढ़ा गया और आरटीआई की मदद से उसको जो है एक्सपोज करने में काफी मदद मिली। अब ये बताइए, आरटीआई तो आपने की 6,000 की और बहुत इंफॉर्मेशन दी, क्या क्या अड़चने हैं जो एटीएस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने आरटीआई की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने की? हमें असल में पहली बार क्या हुआ, एक राज्य माहिती आयोग जो महाराष्ट्र का है, उसने एक ऑर्डर पास किया, कहा अगर एटीएस की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी अथॉरिटी के पास है तो वो भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एटीएस की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि आरटीआई के अंदर एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि वो आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन ना दे। तो एटीएस को एग्जेम्प्ट किया गया था 2011 के अंदर ही, और 2012 में जजमेंट आया था कि जो इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास है वो दे सकते हैं। एटीएस ने क्या किया, उसके बाद उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद सभी अथॉरिटीज़ को लेटर्स भेजे कि इस केस से संबंधित अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है ये एक्यूज लोग, तो इनको ना दी जाए। इससे बोले क्योंकि एटीएस जो है उससे एग्जेम्प्ट की हुई है और इसको इन्फॉर्मेशन देना जो है सिक्योरिटी को खतरा है, इस तरह की बातें उन्होंने अड़चन पैदा की। आरटीआई के ही सिलसिले में एक अगर बात ये जानना चाहे हम कि 6,000 आरटीआई में सबसे इम्पोर्टेंट आरटीआई इंफॉर्मेशन जो आपके केस को कमजोर करने में मददगार साबित हुई, कोई एक, और ऐसी एक इंफॉर्मेशन जो आपको ब्लॉक की गई, अगर वो मिल जाती तो और भी केस एक्सपोज होता, कोई एक? ये सबसे अहम जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो गवाह नंबर 74 के बारे में, कि वो उस वक्त जो जिससे मिलने गया था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और वहाँ पर उस वक्त ड्यूटी उसकी नहीं थी। और जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक की गई वो था एक्चुअल में सीडीआर, जो अगर मिल जाता हमको शुरू में तो उसको कोर्ट अच्छी तरह से मान लेता और हमको उसी वक्त बरी कर देता। 2015 में आपको फांसी की सजा, 2025 में आप बाहर आए। अब अगर मुझे कोई कहेगा, आम लोगों को कहेगा कि आपको फांसी दी जाने वाली है, तो उसका जीना दोहर हो जाएगा जी। 10 साल आपने फांसी की तलवार आपके सर पे लटकती रही, आप उसमें किताब भी लिखते रहे, आरटीआई भी करते रहे, डिफेंस की तैयारी करते रहे हाईकोर्ट के अंदर। ये जो फांसी की तलवार लटकती है उसका पेन तो आप कैसे दिखाएंगे? देखिए, फांसी की सज़ा तो खुद एक पेन होता ही है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब बाजू में ही फांसी का तख्ता भी मौजूद हो और उसके रिपेयरिंग की आवाज़ें भी आती हों, तो वो एक वहाँ पे एक ऐसा दर्द होता था कि उसको बयान तो नहीं किया जा सकता किसी लफ्ज़ों के अंदर, लेकिन उस दर्द को कम करने के लिए मैंने जो भी किया, डिफेंस की तैयारी करना या अपने माइंड को चैनलाइज किया पढ़ाई करने में और कुरान हिफ्ज़ करने में, सब चीज़ों के अंदर जो दौर कुरान का मैंने दौर किया वहाँ पर 2-3 बार फांसी यार्ड के अंदर, तो ये अपने माइंड को वहाँ से हटाने के लिए मैंने किया। देखा जाए तो वो जो कोप करने के लिए, ताकि जो मुझसे उसकी तकलीफ़ ज़्यादा ना हो, और तकलीफ़ तो एक सबको रहती है, वो मुझे भी तकलीफ़ थी कि फांसी का फंदा लटक रहा है, उसके साए तले हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम आपको बता दें कि मेहतशाम सिद्दीकी साहब ने 19 साल जेल में भी गुजारे हैं, उसमें उन्होंने आरटीआई भी की है और बहुत सारी तालीम भी हासिल की है। लेकिन एक अहम काम जो आता नहीं है सामने, वो ये कि उन्होंने उस अरसे में पूरा कुरान दुरुस्त किया और हाफिज़ कुरान है और इस केस के साजिद अंसारी है, उन्होंने भी हाफिज़ कुरान किया है। तो आपसे अगला सवाल ये है कि आपने जेल में रह के करीब 20 से ज्यादा एजुकेशनल कोर्सेज, चाहे वो डिग्री कोर्सेज हो, डिप्लोमा कोर्सेज हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज हो, वो आपने हासिल किया है, उस पर आप किताब भी लिख रहे हैं। आप ये बताइए कि उसमें मोटे मोटे तौर पर क्या अड़चने जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने लाने की कोशिश की या पुलिस ने लाने की कोशिश की, क्या अड़चने पेश आती है? जेल अथॉरिटी तो चाहती है कि एक्यूज
अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हमको ज़्यादा तकलीफ होगी, ऐसा जेल वाले सोचते हैं। और शुरू में जब हमने कोशिश की कि यहाँ पे सेंटर खुले अर्थ रोड के अंदर, तो ये अड़चन पता की कि ये अंडर ट्रायल जेल है, यहाँ पे नहीं खुलेगा, कन्विक्ट जेल है। फिर डीआईजी को ये बात कहनी पड़ी, फिर वहाँ पे सेंटर खुला। फिर उसके बाद एडमिशन के अंदर अड़चनें पैदा आती हैं। ये लोग डिले जो प्रोसीजर होता है सरकारी कामों के अंदर, वो जेल के अंदर भी होता है। तो फॉर्म भेजा नहीं गया, फॉर्म भरने की डेट निकल गई, अब अगले सेशन के लिए इंतज़ार करो, या बुक्स आ रही है तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आ रही है, तो दिन रात बैठ के पढ़ाई करो उसके बारे में, फिर एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस तरह की अड़चनें कंटिन्यूअस जो है वहाँ पे रही हैं। और मिस कम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी एडमिशन कैंसिल हो जाता है, या फिर वापस उसको रिस्टोर करवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है मेरे साथ भी हुई हैं। और सिर्फ एक डिले एक ऐसा मैटर है। और वहाँ पे जो टीचर होते हैं उनको इतना काम दे दिया था दूसरा एजुकेशन के अलावा, कि वो इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ये बड़ी अड़चन है जो वहाँ पैदा होती हैं। आपको बता दें कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशनल सेंटर्स जो जेल में कायम किए गए हैं, वहाँ से कैदी एडमिशन लेते हैं और तालीम हासिल करते हैं। बाद ऐसा होता था कि इग्नू के एडमिशन फॉर्म्स भी अवेलेबल नहीं होते और एहतशाम साहब जो है फॉर्म ले करके कैदियों को फराहम करते थे, जेरॉक्स मंगाते थे 20-20, 25-25 और लोगों को उभारते थे कि फॉर्म लो भरो, किसी भी एजुकेशन को हासिल करो, कोई कोर्स करो, ताकि आपकी जो है तालीमी तरक्की। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप पर 7-11 के अलावा भी जितने केस बनाए गए सब बोगस केस थे, तो टोटल कितने केस थे और उनका अंजाम क्या हुआ? देखिए, मेरे ऊपर टोटल जो है ब्लास्ट केस को मिलाकर कुल 5 केसेस थे। 2001 में जो 2 केस बना था, तो वो काफ़ी मेहनत करने के बाद कि केस चल जाए, उसमें एक्विटल मिला सबको, बाइज्जत बरी किया गया। उसके बाद एक पुलिस ने केस दर्ज किया था कि पुलिस के काम में इन्होंने अड़चन पैदा की थी। कोर्ट के अंदर पुलिस से कुछ थोड़ा सा इस तरह का माइनर जो है झगड़े वाली बात थी, जिसकी वजह से केस रजिस्टर हुआ था। तो वो केस भी कोर्ट ने एक्विटी उसमें भी किया। और जब इसमें ब्लास्ट से पहले एक केस में अरेस्ट किया गया था, जो यूएपीए के 10-13 कलम थी, उसमें उस केस में मुझे कन्विक्शन हुआ है 7 साल का, और उसकी अपील की फाइनल हियरिंग जो 1 नवंबर को है। तो उम्मीद है कि उसमें भी एक्विटल मिल जाएगा। तो ये जो फिर हम किताब की तरफ आते हैं, आप शायर तो नहीं, शायर तो नहीं थे, शायर भी नहीं, आपने शायरी। तो ये जो हर सादर की शायरी का और ये जो बैलेट का जो आइडिया वो कहाँ से आया? असल में ये जो लिखने का आइडिया है, मैं सोचता रहा कि मैं लिखूं जो जेल में मेरे साथ हुआ है, कोर्ट में जो हुआ सब हुआ। तो पहले सोचा कि इसको प्रोज में लिखा जाए, लेकिन मैं देखा कि प्रोज के अंदर काफ़ी लोगों ने लिखा है, जो भी जेल से बाहर लोग गए हैं या फिर जो जेल में रहे भी हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने लिखा है। लेकिन पोएम्स के अंदर काफ़ी कम लोगों ने लिखा है। और अगर पोएम के अंदर लिखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों के लिए रहेगा। तो ये सोचकर फिर उसको एक एक पोएम जो है 10-10 लाइन की पहले बनाना शुरू किया। फिर उसको मैंने सोचा कि नहीं, इसमें पूरा मैटर नहीं आ रहा है, एक इवेंट्स पूरा नहीं आ रहा है। पूरे इवेंट्स को लाने के लिए फिर मैंने उसको 14 लाइन किया, जिसमें 2 लाइन जो है रिपीटिशन भी है। तो इस तरह करते करते उसको पहले कुछ पोएम्स बनी, 10 बनी, फिर 20 बनी, फिर उसको मैंने रीअरेंज किया। शायरी असल में मैं बाहर तो नहीं करता था, लेकिन जेल में आने के बाद कुछ सालों के बाद जो है उसकी तरफ रुझान बढ़ा था कि जब तकलीफ ज़्यादा होती है, जब आदमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेंशन आता है, तो ये शायरी ऐसी चीज़ होती है जो उसको थोड़ा सा बहला देती है। तो उर्दू के अंदर भी काफ़ी मैंने लिखे हैं अशार, कुछ नज़में भी लिखी हैं, और जो इससे पहले लिखी थी मैंने इंग्लिश से पहले। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में भी क्यों ना इसको देखा जाए, चेक किया जाए कि जोर आजमाई की जाए। तो पहली बार कोर्ट के बारे में जो लिखा, कोर्ट में क्या होता है, कैसे चलता है, फिर कस्टडी के बारे में लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको कंपोज किया, पूरा बनाया। जब ये पूरी 200 पोएम हो गई, फिर मैंने उसकी वापस से वो की कि इससे ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है, राइमिंग वर्ड से वो सब सही किए जाए। तो डिक्शनरी लेकर काफ़ी बैठना, ढूंढना, ये करना, तो उसमें भी काफ़ी वक्त गया। लेकिन एक सक्सेस जो है, मुझे लगा कि अब ये जो है छपने के काबिल हो गई है, इसको छपाया जा सकता है। फिर मैंने उसको बाहर भेजा आपको। राइमिंग वर्ड्स, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है शायरी में। जी, तो ऐसा कुछ 2-3 ऐसा कि आप अटक गए, वो राइमिंग वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाना पड़ा, ऐसा कुछ वाकया याद आ रहा? बड़ा जोर लगाना पड़ा, किताबें खंगाल। मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी तो पूरा दिन चला जाता था एक कपलेट के राइमिंग वर्ड ढूंढने के लिए, पूरा दिन चला जाता था। कभी भी इस तरह होता था।
लेकिन फिर ख्याल आता था कुछ ऐसे वर्ड मिल जाते थे, कभी दो वर्ड्स को मिला के बन जाता था, या कभी कभी जो है बहुत ही शॉर्ट जो वर्ड्स होते हैं 2 लेटर के या 3 लेटर के, वो डालना पड़ता था ताकि वो राइमिंग वर्ड उसकी मिल जाए। तो हरर सागा किताब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और बहुत ही मुख्तसर किताब है। मुझे लगता है 100 पेज की होगी और बहुत सस्ती भी किताब है। हम आपको गुजारिश करेंगे कि ज़रूर इसको खरीदें, इसको पढ़ें और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को तोहफे कराए। और अगला सवाल ये है कि आपने जो उर्दू में जो लिखा है, जैसे भी आपने बताया, तो क्या आपका इरादा है कि उस शेरी मजमूए को भी शाये किया जाए आगे चलकर? जी, मेरा इरादा उसको भी शाये करने का है, क्योंकि उस पर भी एक मेहनत करना पड़ेगा। उसको कंपोज करने के लिए बराबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए वक्त दरकार है, तो इसीलिए उसमें कुछ वक्त लगेगा। ये आप बेगुनाह थे, आपको फांसी की सजा लगी, 19 साल आपके जेल में बर्बाद हुए। भारत में ये कोई अनोखा केस नहीं है, कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं। ऐसे बहुत सारे बेगुनाह हैं जो जेलों में है, जो उनको सजाएं लगी, लाइफ की, फांसी की। उन बेगुनाहों की रिहाई के लिए आपके मन में क्या आइडियाज है, आपके दिल में आपको क्या अज़ाइम है? देखिए, जो भी इनोसेंट हैं उसको रिहाई कराने के लिए तो जितनी भी कोशिश हो की जाए वो कम ही रहेगी। लेकिन ये कोशिश मेरी रहेगी, जैसे मैं भी वकील बन जाऊंगा तो गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बनाया जाए या कुछ ऐसे पटिशन्स फाइल की जाए ताकि वो लीगल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करें कि कोई इनोसेंट ही अंदर ना जाने पाए और जो इनोसेंट है वो बाहर छूट जाए जल्दी आसानी के साथ। इस तरह की कोशिश के लिए अज़्म है कि वो करना है। क्या पॉइंट्स है या क्या पिटीशन है जिसमें एक आध कोई मामूली के जैसे पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। जैसे एक अहम बात यह है कि किसी भी शख्स को अरेस्ट ना किया जाए, उसकी लिबर्टी छीनी नहीं जाए जब तक कि उस पर गुनाह साबित ना हो सके। सबूतों के साथ जो है अदालत जाए पुलिस, अदालत से जब तक अदालत उसको चेक करने के बाद और एक्यूज की साइड सुनने के बाद जब तक ऑर्डर पास ना करें तब तक उसको अरेस्ट ना किया जाए। कई मुल्कों में इस तरह के कानून लागू हैं और उस तरह का एक कानून यहाँ बनाना चाहिए ताकि लोगों की लिबर्टी ना छीनी जा सके और जो पुलिस को एक पावर दिया हुआ है उसको जो है पुलिस से छीन लिया जाए वो, कि वो किसी को बिना किसी उसके अरेस्ट ना कर सकें बिना सबूत के। अभी तो यूएपीए में जो सेक्शंस जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं 45D वगैरह, आप जानते हैं, तो उल्टा हुआ है। यानी आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो बाहर ना आए ऐसे अमेंडमेंट किए जा रहे, बेल ना मिले ऐसे अमेंडमेंट किए जा रहे, और जो पनिशमेंट उसको लॉन्ग इंकार्सिरेशन का है वो दिया जाए, इस तरह की चीजें हो रही। आपकी केस में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सेम डे चैलेंज किया है, इसको देख के आपको कितना गुस्सा? नहीं, इसमें देखिए गुस्से की बात तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके पास कि वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें। लेकिन गुस्सा इस बात पर सिर्फ आता है कि इतनी जल्दी क्या थी उनको करने की। पहले ही दिन उन्होंने जो है उसी दिन पटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में और 2 दिन तक कोशिश करते रहे कि एक्यूज को अंदर किया जाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको अंदर करना बहुत मुश्किल है, तब उन्होंने उसको छोड़कर और जजमेंट पे स्टे मांगा कि इसको कोई इस्तेमाल ना कर सके दूसरा आदमी। तो वो ये बात है। और फिर हमने दूसरा केस भी देखा कुछ उसी महीने में 1 हफ्ते के बाद दूसरा केस जो हुआ उसके अंदर जजमेंट आया, ट्रेन सेशन कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया मालेगांव ब्लास्ट के अंदर। तो यही सरकार है, यही गवर्नमेंट है, यही सीएम है, इन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, आज तक चैलेंज नहीं किया, कई महीने गुजर गए। आपका जो जेल का रूटीन है अंडर ट्रायल के पीरियड में, तो मुझे मालूम नहीं क्या रहा है, और फांसी लगने के बाद जो आपका दिन भर का रूटीन है वो मुख्तसर से बयान कीजिए। असल में शुरू में तो रूटीन मैं बना नहीं पाया था। तो जब मैं 15 में या 16 में पहुंचा वहाँ पे नागपुर के अंदर, तो मैंने हिफ्स का दौर शुरू किया। जो हिफ्स पहले किया था उसी को रिपीट करना शुरू किया ताकि ये मुझे भूल ना जाए। ये समझिए 18 तक चला। 18 में मैंने एडमिशन लिया, फिर उसके बाद MBA में जब मैंने एडमिशन लिया उसके बाद मैंने रूटीन बनाया। और रूटीन मेरा ऐसा था कि मैं सुबह उठता था, पहले तहज्जुद की नमाज़ के बाद फजर की नमाज़ पढ़ना और उसके बाद ज़िक्र अस्कार करना, फिर एक्सरसाइज करना, और उसके बाद ओपनिंग होती थी जेल की, लॉक खुलते थे तो नाश्ता वगैरह करना, फिर पानी वगैरह स्टोर करना, जो पानी सिर्फ आधे घंटे में आता है, और स्टोर करने के बाद कुरान पढ़ना। रोज़ 3 पारा कुरान पढ़ता था मैं ताकि कुरान याद रहे। फिर उसके बाद अपनी स्टडी करता था। तो ये स्टडी मेरी समझिए शाम को 4-5 बजे तक चलती थी। बीच में खाना खाना और चाय वगैरह जो आती थी वहाँ पे, या ब्रेकफास्ट वगैरह शाम के अंदर भी वो चीज़ लेना, और फिर
5 बजे के बाद बाहर टहलना यार्ड के अंदर, और फिर जब 6 बजे बंदी हो जाती थी तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद 8-9 बजे मैं सो जाता था, फिर सुबह उठता था। क्या कभी उस 10 साल के पीरियड में ऐसा हुआ कि आपके सामने किसी को फांसी के फंदे पे लटकाया गया? नहीं, मेरे सामने तो कभी ऐसा, मेरी मौजूदगी में कभी नहीं हुआ ऐसा। बल्कि मेरे जाने से कुछ महीने पहले ही की बात है, याकूब मोमन को फांसी दी गई थी वहाँ पर, उसी नागपुर फांसी यार्ड के अंदर। तो जब गया वहाँ पे तो वहाँ के जो एक्यूज उस वक्त थे मौजूद, सबके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस उनको भी फांसी पे लटकाया जाने वाला है। उसमें कुछ ऐसे थे जिनका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग था, कुछ लोग ऐसे थे जिनका सुप्रीम कोर्ट हो चुका था, रिव्यू फाइल की थी उन्होंने। तो वो लोग काफ़ी टेंशन में रहा करते थे उस वक्त, और उनको देख के जाहिर सी बात है मुझे भी टेंशन आ जाता था। फांसी वाले कैदी जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बातें करते हैं? अपनी मौत की, हयात की, रिहाई की, क्या डिस्कशन होता है? लोग यही सोचते हैं, फांसी के जो बंदी रहते हैं, कि किसी तरह लाइफ की सज़ा हो जाए, छूटने का तो कोई सोचता नहीं है। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि बस ये सज़ा टूट जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी गुजार लें जो बची है, और इसी के सिलसिले में वो बातें भी ज़्यादा करते हैं। इसमें अभी हमने सुना है आप बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं, तो जरा सा बताइए कि कौन कौन सी किताबें लिख रहे हैं और वो किस मरहले में कब तक आ सकती है? मैंने पहली किताब तैयार जो किया हूँ वो है एजुकेशन इन प्रिजन एंड स्ट्रगल, और मेरा इरादा है कि इसको 4 लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश किया जाए, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और मराठी के अंदर। और दूसरी किताब जो है वो मेरी शायरी का जो मजमूआ है जो मैंने अंदर लिखी है उसको तैयार करना है। तीसरी किताब है चाणक्य नीति का, मैंने ट्रांसलेशन किया है रुबाइयात के अंदर, उसको पब्लिश करना है। और चौथी किताब एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर है कि किस तरह आरटीआई का लोग इस्तेमाल करें और उससे जो है रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के मंगा सकते हैं, जिससे करप्शन को भी ख़त्म किया जा सकता है और अपने सबूत को भी जमा किया जा सकता है। अगर कोई केस में फंसता है तो सबूत भी जमा कर सकता है। इसके अलावा एक बड़ी किताब अहम है जो मेरे नज़दीक, लेकिन उस पर अभी काम काफ़ी बाकी है, वो है जस्टोक्रेसी, यानी एक सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम दिया जाए ताकि जो लोग उससे जो है सब लोग फैज़याब हो सकें। तो ये कुछ 5-6 किताबें हैं जो इस वक्त मेरे जहन में हैं। अब इसको लिखने के बाद कुछ और किताबों के बारे में भी सोच सकता हूँ। आप 19 साल जेल में रहे, 2 अशरा है, तो आप बताइए 2 अशरा जो आपका गुजरा है उसको अगर आप बयान करना चाहें तो उसको 2-3 लाइनों में कैसे बयान? मैं आपको हाफिज़ मिर्ठी का एक शेर सुना देता हूँ इसके ऊपर। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जा देता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। तो मैंने देखा, महसूस किया कि जब मैं जेल के बाहर था और मैं अपनी बातें लोगों को कहता था तो लोग उसको सुना कर देते थे या सुनते नहीं थे। जेल के बाहर आने के बाद वही लोग जो नहीं सुनते थे आज वो करीब आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो बातों को अहमियत से सुन रहे हैं, ध्यान देकर सुनते हैं और पूछते हैं बहुत सी चीज़ें। तो ये एक फ़र्क जो है नज़र आता है लोगों के अंदर कि वाकई में ये बात उनकी सही है। आज के जो नौजवान हैं, जो आप देख रहे हैं कि चैटिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं या ऐसे ही किसी न किसी मामले में फंसाए जाते हैं, तो ऐसे नौजवानों के लिए क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? और मैं ऐसे नौजवानों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मुस्लिम नौजवान जो है वो पहले तो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद का मुताला करें, उसको समझे कि उसमें क्या लिखा है, उसका मकसद ज़िंदगी क्या है, उसका नस्बुलैन क्या है, और उसको समझने के बाद वो ये कोशिश करें कि जो कानून यहाँ पर हैं, जिस कानून का इस्तेमाल करके उनको हरेसमेंट किया जाता है उसकी जानकारी उनको होना चाहिए। और जानकारी नहीं होने की वजह से वो उसमें कानून के उसमें फंसते जाते हैं, शिकंजे के अंदर। अगर जानकारी होगी तो वो फंस नहीं पाएंगे और अपने आप को बचा सकते हैं। सवाल तो हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन समझते हैं कि अगर आपने ईशान सिद्दीकी की औरत सादत किताब पढ़ ली और या मेघना मेघुल का एक चैप्टर है वो पढ़ लिया तो आप दोनों से उनके बारे में जान सकते हैं। उन्होंने जो हौसलामंद बातें की है, हम उम्मीद करते हैं कि जो नौजवान है या हमारे जो सामाइन है, नाज़रीन है, वो इसको जरूर बजट में मिलेंगे। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे स्टूडियो में हमारे चैनल पर आए और बातें हम आपका शुक्रिया।